इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोड को ऐसा टिल्ट क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि हाईवे पे जब आप जा रहे हैं और टर्न लेते हैं, टर्न के टाइम पे ऐसा थोड़ा सा, मतलब प्लेन हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल प्रोवाइड कर दिया जाता है प्लेन हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गाड़ी हॉरिजॉन्टल रोड पे कैसे चलती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रोड पे फ्रिक्शन उसको बचाता है, गाड़ी स्किड ना करे। ऐसा गाड़ी चल रही है, गाड़ी बाहर की तरफ स्किड ना करे, तो उस स्किड को बचाने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ खींचता है। लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है गाड़ी को इतना बैलेंस करने के लिए, तो हमने एक नया कंसेप्ट साइंस में ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को टिल्ट कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फ्रिक्शन भी और ये जो बैंकिंग करते हैं वो दोनों हेल्प करता है गाड़ी को स्मूथली टर्न लेने में एट हायर स्पीड। इससे क्या होता है कि टर्न पे हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो हम जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है बैंकिंग कंसेप्ट, ठीक है। और डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन, बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में। मैं हूँ हर्ष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट बिना किए। तो सबसे पहले एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेंगे, जैसे मैं आपको बना के देता हूँ। देखिए, रोड पे मान लीजिए कि आप ऐसे चल रहे हैं, या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रोड पहले प्लेन था ऐसा, अब हमने रोड को थोड़ा सा एंगल प्रोवाइड कर दिया, ये एंगल थीटा। रोड अब कैसा हो गया, इस टाइप से। अब अगर आप इमेजिन करो तो रोड ऐसा हो गया है, प्लेन नहीं रहा, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। मतलब आप सिंपल ऑब्जर्व कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो रोड है वो थोड़ा सा बेंट कर दिया जाता है कॉर्नर एंड से। तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा सा एक एंगल दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये इस एंगल को कहते हैं हम बैंकिंग एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, बैंकिंग एंगल ऑफ रोड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको जैसा पहले के वीडियो में बताया कि आप क्या करो, इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो गाड़ी है वो यहाँ पे है, जो गाड़ी है वो यहाँ कहीं है। तो एक बात बताओ, गाड़ी ऐसा टर्न लेगी, ध्यान से देखना, गाड़ी ऐसा टर्न लेगी तो कहाँ जाना चाहेगी, बाहर की तरफ। ये है रोड का कॉर्नर जहाँ पे गाड़ी जाके टकरा जाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड है। आप याद करो, आपने कोई मूवी देखा होगा, स्पीड ज़्यादा है तो गाड़ी कहाँ जाना चाहती है, बाहर की तरफ। और ये क्या है, सेंटर, इधर की तरफ सेंटर। तो गाड़ी जाना चाहेगी बाहर की तरफ और फ्रिक्शन उसको बचाना चाहेगा अंदर की तरफ। तो गाड़ी कहाँ जा रही है, इस तरफ। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर मैं बात करूँ कौन सा फोर्स, mv²/r। कौन सा फोर्स है ये, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स लगता है, तो गाड़ी इस तरफ जाना चाहेगी। उस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, तो इधर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। जहाँ मोशन होता है, मोशन के ऑपोजिट में कौन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो मोशन बाहर की तरफ, गाड़ी ऐसे चल रही स्किड कर रही बाहर, तो फ्रिक्शन कहाँ चाहेगा, अंदर की तरफ खींचने को। क्लियर है। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एक फोर्स लगता है जिसको आप कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो सरफेस इस बार ऐसा है तो फोर्स कैसा लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल ऐसा बनाऊं, एक लाइन बनाऊं ऐसा, सॉरी वर्टिकल, नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज़ वर्टिकल। आप ध्यान से समझना, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ये कैसा होगा, वर्टिकल।
तो अब एक मैंने वर्टिकल लाइन बनाई तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। आप ध्यान से समझना, यही चीज़ कोई नहीं समझाता है कि ये जो एंगल, बैंकिंग एंगल यहाँ पे हमने थीटा दिया, तो यहाँ भी जो एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है। कैसे थीटा आया, तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ रफ डायग्राम में। इधर साइड में देखिए आप ज़रा, ये बेस है हमारा, हमने इतना बैंकिंग प्रोवाइड किया, ये है थीटा, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, और इससे एक वर्टिकल लाइन हमने ऐसी ली और एक ये सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल और ये है अपनी वर्टिकल लाइन। तो आप देखो, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, नहीं समझे, चलो वापस देखो। ये सेम काम मैं इस सरफेस पे कर रहा हूँ, अभी आपको समझ आएगा कि ये पार्टिकल है, मैं इस सरफेस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ लगा और ये हो गई वर्टिकल लाइन जिसके बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है। समझ आ रहा है क्या? ये है हॉरिजॉन्टल और ये है बैंकिंग एंगल थीटा। तो ये पार्टिकल के ऊपर, ये अब इसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये वाली एंगल एन हो गया, और ये वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में एक एंगल बन रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये थीटा है, तो ये भी तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। क्यों ऐसा, क्यों थीटा हो जाएगा? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो वैसे ही ये थीटा है। अब यहाँ से अगर मैं ये वर्टिकल लाइन को देखूँ इसको, तो कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। ये थीटा है तो ये बचा हुआ पार्ट जो होगा इस 90 के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप ध्यान से देखना। ये थीटा है तो ये वाला जो पार्ट बनेगा, जो ब्लैक बनाया, ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, थीटा। सिंपल है, दो बार परपेंडिकुलर आपको यूज करना है। ये थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन है और ये एन वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा है तो बचा हुआ पार्ट 90 माइनस थीटा, और फिर ये बड़े वाले के लिए लेंगे, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला थीटा। तो यहाँ से ये एंगल आ गया थीटा। अब नॉर्मल के साथ, नॉर्मल एंगल का, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट थीटा के साथ वाला जिसको हम कहते हैं एन कॉस थीटा, थीटा के साथ वाले को क्या कहते हैं, एन कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर एक लगेगा, जस्ट परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, जिसको हम बोलेंगे एन साइन थीटा। एन का दो कंपोनेंट बना, एक थीटा के साथ वाला जिसको हम कहते हैं एन कॉस थीटा, और ये आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, थीटा एंगल के साथ वाले को कॉस कंपोनेंट कहते हैं, और कॉस के जस्ट 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर वाले को साइन कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो अब फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन यहाँ है, फ्रिक्शन ये वाला बनेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का कितना बनेगा, तो अगर ये थीटा है तो फ्रिक्शन का ये वाला क्या बनेगा, ये भी थीटा आ जाएगा। जस्ट दिखाया मैंने आपको कि ये वाली लाइन बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लैक है और ये जो ब्लू है, ये तो सेम साथ में है। यहीं पे अगर आप हम देखेंगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा बन जाएगा। क्लियर है? ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन को आप जस्ट नीचे ले लो तो आपको दिखेगा कि जेड बन रहा है, और जेड में ये थीटा है क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। थीटा बना दिया। थोड़ा सा डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, डेरिवेशन, तो अगर आप थोड़ा ध्यान दे के समझेंगे तो आ जाएगा। एफ एस, अब थीटा के साथ वाले को क्या कहेंगे, एफ एस कॉस थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, एफ एस साइन थीटा। मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट निकाले, दो फोर्स के कंपोनेंट निकाले।
जो नॉर्मल फोर्स था उसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को एन साइन थीटा बोला। दूसरा, फ्रिक्शन ऐसा जा रहा था तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट निकाले, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि जेड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन का कॉस कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, एस मतलब स्टैटिक, और एफ एस साइन थीटा उस कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर वाले को। बस इतना अगर आपने लिख लिया तो अब कुछ नहीं करना है, अब इक्वेट करना है बस। तो चलो देखो कौन कौन सा फोर्स आएगा इक्वेट करने को, कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी। वेट हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ, तो इस गाड़ी का वेट भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो देख लो कौन कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। तो नीचे की तरफ दो फोर्स है, एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड। किससे बैलेंस हो रहा है ये, एन कॉस थीटा से। अब देखो एन कॉस थीटा ऊपर, एफ एस साइन थीटा और एम जी दोनों नीचे लग रहे, ये दोनों नीचे लग रहे और ये कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। एफ एस साइन थीटा को मैं लेफ्ट में लूँगा तो क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल टू एम जी। सिंपल है, एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा प्लस था, लेफ्ट में आ गया तो क्या बना, माइनस इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में कौन कौन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखें तो इस तरफ देखो, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा लेफ्ट में लग रहा है, और इन सब को कौन बैलेंस करेगा, इन सब को कौन बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम सीधा लिखेंगे एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है, और इस तरफ कौन है, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट है एफ एस कॉस थीटा, और एक एन साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन का साइन वाला कंपोनेंट है जो बैलेंस कर रहा है। सिर्फ आपको फोर्स रिजॉल्व करना है। एन कॉस थीटा ऊपर लग रहा था तो नीचे कौन बैलेंस कर रहा है उसको, एम जी और एफ एस साइन थीटा, फ्रिक्शन का एक साइन कंपोनेंट। दूसरा, लेफ्ट में कौन कौन है, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों लेफ्ट में है तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, और इस तरफ वाला कौन है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, की वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जिस पे कि गाड़ी टर्न ले सके। तो फ्रिक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। इफ वेलोसिटी is maximum, then friction will also be maximum, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। सो एफ एस क्या होता है मैक्सिमम, म्यू एस इंटू एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एस मतलब स्टैटिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। पुट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में, तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस की जगह इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, ध्यान देना, एन कॉस थीटा है तो लिख दिया, एफ एस की जगह आ जाएगा म्यू एस एन, म्यू एस एन। साइन थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। नीचे वाले इक्वेशन 2 में देखिए, एन साइन थीटा है, एज इट इज लिख देंगे एन साइन थीटा माई प्लस एफ एस कॉस थीटा है तो एफ एस की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आया समझ में इतना, ठीक है। अब मान लो इसको हमने इक्वेशन 3 कहा और इसको हमने इक्वेशन 4 कहा। कुछ नहीं करना है आपको, डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, बस थोड़ा सा और है, डिवाइड
इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, यानी इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। क्या बनेगा देखिए, लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड होगा, n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी अपॉन, कौन सा इक्वेशन आएगा, फोर्थ वाला, n साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा, इधर अपॉन में क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेफ्ट में n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन, फिर नीचे से भी कॉमन लेंगे n, साइन थीटा प्लस म्यू एस, एन तो बाहर गया कॉमन, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल, जी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, ये बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है तो फोर्थ से थर्ड को डिवाइड कर दिया। तो देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ m से m हो गया, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। ये डिवाइड में है तो जब मल्टीप्लाई में लेंगे तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी ये आर ऊपर चला जाएगा और वी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे। वी स्क्वायर अपन आर था, आर ऊपर चला गया, वी स्क्वायर आ गया नीचे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर को यहाँ ले लेते हैं अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर इधर आ गया ऊपर, जी आर आ गया नीचे, इज इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, वी स्क्वायर को यहाँ लिया तो ऊपर आ गया, जी स्क्वायर यहाँ ऊपर था तो इधर आया नीचे हो गया, ये वाला टर्म ऊपर था तो इस तरफ आया तो नीचे हो गया, ये वाला टर्म इस तरफ नीचे था तो इक्वल के उस साइड जाके ऊपर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। या फिर कुछ बच्चे इसको कहते हैं कि इसको भी उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर देते हैं, है ना। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जी आर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। चलो मिटाऊँ, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस तरफ का। अब वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, बस थोड़ा सा 2-3 स्टेप और बाकी है। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे 10 कॉस थीटा से, डिवाइड RHS बाय, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ RHS बाय कॉस थीटा। RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, साइन थीटा था तो अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि हम पूरा डिवाइड कर रहे हैं, माई प्लस म्यू एस, कॉस थीटा था अपॉन में कॉस थीटा है, क्योंकि हमने पूरा डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा है माइनस म्यू एस साइन थीटा था, तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो बच्चों आप देखो, ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते थे, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। सो कैन आई राइट हियर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस
म्यू एस, कॉस से कॉस कैंसिल, अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस म्यू एस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टेन थीटा प्लस म्यू एस, 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब आपको वेलोसिटी चाहिए, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि हमने फ्रिक्शन क्या लिया था, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया था, तो ये वेलोसिटी भी कैसी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। रोड पे अगर बैंकिंग है तो कैसे हम निकालेंगे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ये आया आपका फॉर्मूला। एक और एग्जैक्ट सेम डेरिवेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो अगर ये आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसमें आपको और हेल्प मिल जाएगा। तो हम फाइंड करेंगे उसमें मिनिमम वेलोसिटी की, कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा। तो आप पहले एक बार ये समझो, फटाफट मैं रफ में एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रोड को उठा दिया, इतना तो आप समझ गए होंगे। रोड को हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल दे दिया, ये ऑलरेडी रोड पे आपको दिखेगा। आप कहीं टर्न लेते ना, तो आप देखो कॉर्नर की तरफ से रोड ऐसा ऊपर रहता है, उसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो रोड को थोड़ा उठा दिया, कितना एंगल उठाया, थीटा एंगल। अब ये गाड़ी के ऊपर वेट कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ, तो mg का डायरेक्शन नीचे। गाड़ी कहाँ भागना चाह रही ज़्यादा स्पीड की वजह से, बाहर की तरफ, तो बाहर लग गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन बचाना चाह रहा है, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल बाहर, फ्रिक्शन अंदर। फ्रिक्शन का एंगल कितना बनेगा, थीटा, क्योंकि जेड बन रहा है, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट हो गया, एक कॉस कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है, थीटा के साथ वाले एंगल को कॉस कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा, अब वो बताने को जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से डाल दूंगा। एफ एस कॉस थीटा, अब कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली क्या बनेगा, साइन कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन एफ एस साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सरफेस ऐसा है इस बार तो इससे परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसा होता तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसा टेढ़ा है तो उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी थीटा बनेगा, कैसे बनेगा मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, साइड में वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को कहेंगे एन कॉस थीटा, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट को साइन थीटा। तो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में आ गए, ये वाला एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो और उन दोनों मिल करके, वो दोनों मिल के किसको बैलेंस करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, गाड़ी को बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब इक्वेशन लिखने की बारी है, कितने फोर्स एक तरफ हैं, एम जी और एफ एस साइन थीटा, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, तो एम जी और एफ एस हमने लिखा था अभी इक्वेशन 1 में प्लस करके, और इसको किसके बराबर है, एन कॉस थीटा के। इस तरफ कौन दो फोर्स है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, और ये दोनों किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। दोनों इक्वेशन में हमने देखा कि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी, कि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड में टर्न ले सकती है। तो टर्न लेने के लिए हमें वी मैक्स चाहिए, तो वी मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमने पुट किया था म्यू एस एन, और फिर इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से, एन से एन कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, और फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई जी आर या आर जी कह लीजिए, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये देखो प्लस है ना, तो इधर भी प्लस। ये फॉर्मूला है आपका, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर कंसेप्ट, जिसमें हम फाइंड करेंगे मिनिमम वेलोसिटी की, आप किसी टर्न पे कितना कम से कम वेलोसिटी रखेंगे कि आप टर्न ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि गाड़ी फिसल के यहाँ आ गई बिल्कुल कॉर्नर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी रखेंगे, वो डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है, आपको लगेगा कि वही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या फाइंड करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।